अस्सलाम वालेकुम। आई एम तंजीला खानम एंड दिस इज साइकोलॉजी बेसिक्स इंटरमीडिएट लेक्चर्स ऑफ साइकोलॉजी। आजकल हम मेथड्स ऑफ रिसर्च पढ़ रहे हैं कि साइकोलॉजी में हम किस तरह से जो रिसर्चर्स हैं वो रिसर्च के कौन कौन से मेथड्स को यूज़ करके डिफरेंट किस्म की रिसर्च और रिसर्च स्टडीज कंडक्ट कर रहे हैं। उस सिलसिले में आज का हमारा टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑफ रिसर्च, यानी तहकीक का तजर्बाती तरीका, जिसमें हम डिफरेंट किस्म के एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं और मुख्तलिफ किस्म के तजर्बात के ज़रिए हम चीज़ों को स्टडी कर रहे होते हैं और हम ह्यूमन बिहेवियर को और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बिहेवियर को कम तालिया करते हैं। एक्सपेरिमेंटल मेथड के अंदर बुनियादी तौर पे स्टिमुलाए और रिस्पॉन्सेज को कम तालिया किया जाता है कि उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है, यानी एनवायरनमेंट में जो कुछ हो रहा है, हमारे जो स्टिमुलाए हैं, जो हमारे सेंसरी हमारे ऑर्गन्स के ज़रिए हम उनको रिसीव कर रहे हैं और उसके बाद एक ऑर्गेनिज्म जो है उसको आगे से किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है, किस तरह से उसका बिहेवियर हमें नज़र आ रहा है। तो इस चीज़ को हम साइंटिफिकली एक किसी लैब के अंदर स्टडी करते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड के अंदर। इसके अंदर रिसर्चर जो है वो वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करता है। मैनिपुलेट करने का मतलब होता है चेंज करना, उनको मॉडिफाई करना, उसके अंदर तब्दीलियां लेके आना और ये देखना कि क्या उन तब्दीलियों के ज़रिए अगर एक वेरिएबल में या एक स्टिमुलाई में, एक स्टिमुलस के अंदर हम तब्दीली कर रहे हैं तो क्या उसके अंदर जो तब्दीली है वो दूसरे के अंदर भी तब्दीली पैदा कर रही है। इसको हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कहते हैं, यानी एक चीज़ जो है वो किसी दूसरी चीज़ के का कॉज बन रही है और दूसरी चीज़ को इफेक्ट कर रही है। इसकी एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल अगर हम ये देखें कि जैसे बादल आते हैं तो बारिश होती है। अब ये जो हमारे क्लाउड्स हैं वो हमारा कॉज है और जो हमारा रेन है वो इसका इफेक्ट है। बिल्कुल इसी तरह अगर किसी को कोई चोट लग जाती है, कोई इंजरी है, तो उसका जो इफेक्ट है वो क्या होगा? पेन। तो इसी तरह किसी भी एक्सपेरिमेंट में ये कॉज एंड इफेक्ट का जो रिलेशनशिप है आपस में उसको स्टडी किया जाता है। और ये जो तजर्बाती तरीका या एक्सपेरिमेंटल मेथड है, ये रिसर्च का सबसे ज़्यादा सिस्टमेटिक, एडवांस्ड और साइंटिफिक तरीका है और इसको हम ज़्यादातर बल्कि अक्सर लेबॉर्ट्रीज में ही यूज़ किया जाता है। इसकी मिसाल हम ये देखते हैं कि जैसे एक रिसर्चर जो है वो ये स्टडी करना चाह रहा है कि जो कैफीन इनटेक है या कॉफ़ी पीने से जो स्टूडेंट्स हैं, क्या उनके अंदर जो मैथमेटिकल एबिलिटी है या मैथ करने की जो सलाहियत है उसमें इजाफा होता है या नहीं होता। तो इस मकसद के लिए जो हमारा जो कैफीन इनटेक है, या कॉफ़ी के हम 2 या 3 कप स्टूडेंट्स को पिला दें मैथ के काम करने से पहले, तो वो हमारा कॉज होगा। और जो उसमें मैथमेटिकल एबिलिटी में अगर कोई किसी किस्म की इम्प्रूवमेंट आ रही है तो वो हमारा इफेक्ट होगा। तो इस तरह से किसी भी एक्सपेरिमेंट के अंदर काज और इफेक्ट रिलेशनशिप जो है वो सबसे बेसिक एक इम्पोर्टेंस रखता है और इन दोनों के दरमियान ताल्लुकात जो है वो रिलेशनशिप को स्टडी किया जाता है तजर्बाती तरीके या एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑफ रिसर्च में। अब ये एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑफ रिसर्च जो है वो एक सीरीज में चलता है, एक सीरीज ऑफ स्टेजेस हैं जिसके अंदर रिसर्चर जो है इसको लेके अपने साथ साथ चलता है। और वो स्टेजेस क्या हैं? सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, डिटर्मिनिंग द वेरिएबल्स, और फिर एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन बनाया जाता है। उसके बाद डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना होता है, जिसके ऊपर तजर्बा कंडक्ट करना होता है, उनको सेलेक्ट किया जाता है। फिर ये देखा जाता है कि इस तजर्बे को करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की या किस इक्विपमेंट की ज़रूरत है, तो ऑपरेटर्स को सिलेक्ट किया जाता है। फिर डिफरेंट जो कंडीशन, जो लैब की कंडीशन हैं, उनको कंट्रोल किया जाता है ताकि वो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स को ख़राब ना करें। और सबसे एंड में रिजल्ट्स को रिकॉर्ड करने के बाद रिपोर्ट कर दिया जाता है। अब हम इन सारी स्टेजेस को वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहली स्टेज जो एक्सपेरिमेंटल मेथड या तजर्बाती तरीके में है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम बेसिकली किसी भी रिसर्च के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि जब तक आपके पास कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं होगी या कोई ऐसा प्रॉब्लम या कोई एरिया ऑफ कंसर्न नहीं है कि जिसके बारे में आपने रिसर्च करनी है, तो आप अपनी रिसर्च को आगे कैसे लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं ताकि उसके बाद हम अगली स्टेजेस पे मूव कर सकें। प्रॉब्लम जो है वो किसी भी स्टडी के ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स के बारे में हमें बताता है कि हम एक अगर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं तो उसमें हमारे ऑब्जेक्टिव क्या हैं और उसमें हमारे गोल्स क्या हैं। और ये जो प्रॉब्लम है वो हमारा एक बिल्कुल डेफिनेट और क्लियर स्टेटमेंट की फॉर्म में होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या हम जो कैफीन इनटेक है या कॉफ़ी पीने से मैथमेटिकल परफॉर्मेंस बेहतर होती है, तो इसको एक डेफिनेट और क्लियर स्टेटमेंट की सूरत में जब हम बयान करते हैं तो वो हमारी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम।
दूसरा स्टेप, जब हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसी प्रॉब्लम की बेस पे एक हाइपोथेसिस बनाया जाता है। हाइपोथेसिस इनफैक्ट एक एजम्पटिव और टेंटेटिव सोल्यूशन है उस प्रॉब्लम का जिसको हम स्टडी करना चाह रहे हैं। इसको एजम्पटिव इसलिए कहते हैं क्योंकि अभी इसके बारे में बहुत ज़्यादा एविडेंस मौजूद नहीं होती, लिमिटेड एविडेंस पे बनाया जाता है, और अभी ये स्टार्ट है जहाँ पे आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, फर्दर तहकीक की जाएगी। उसके अलावा इसको सपोज्ड या प्रोपोज्ड सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम भी कहा जाता है कि हम फर्ज कर रहे हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो इस हाइपोथेसिस के साथ सॉल्व हो जाएगा। तो ये जो हाइपोथेसिस है, जब हम अपनी रिसर्च कंडक्ट कर लेते हैं या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लेते हैं, तो ये हाइपोथेसिस या तो एक्सेप्ट हो जाता है या रिजेक्ट हो जाता है, यानी या तो कंफर्म हो जाएगा या हम कहेंगे कि नहीं, हमारा हाइपोथेसिस गलत था। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पे कुछ मिसालें देखें तो हमारे पास कुछ मिसालें हैं हाइपोथेसिस की कि अनहाइजीनिक फूड कैन मेक अस इल, यानी अगर हम गंदा खाना खाएंगे, गंदी खुराक खाएंगे तो हम बीमार हो सकते हैं। फिर है डायरेक्ट एक्सपोजर टू सन कैन बर्न स्किन, कि अगर आप डायरेक्ट धूप में जाके खड़े हो जाएंगे तो आपको सन स्ट्रोक हो सकता है, हीट स्ट्रोक हो सकता है। उसके अलावा हम ये कर सकते हैं कि जो शॉर्ट ब्रेक्स हैं वो क्या करती हैं कि स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को बेहतर कर देती हैं या लर्निंग परफॉर्मेंस को बेहतर कर देती हैं, तो ये भी हमारा एक हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस बनाने के बाद जो हमारा अगला स्टेप एक्सपेरिमेंटल मेथड के अंदर आ जाता है वो है कि हमने वेरिएबल्स को डिटरमिन करना। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज ये समझने की बात है कि वेरिएबल क्या होता है। कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, कोई भी ऐसी सिचुएशन, कोई भी ऐसी कंडीशन जो कि चेंज हो सकती है या जिसको चेंज किया जा सकता है, या वो खुद चेंज हो सकती है या उसको चेंज किया जा सकता है, उसको हम वेरिएबल कहते हैं। मिसाल के तौर पे टेम्परेचर है, मिसाल के तौर पे एबिलिटी टू रिकॉल है, मिसाल के तौर पे कैफीन इनटेक की, जैसे हमने मिसाल पढ़ी कि हम जो सब्जेक्ट्स हैं उनको हम 2 कप कॉफ़ी पिला रहे हैं या 3 कप कॉफ़ी पिला रहे हैं या 4 कप कॉफ़ी पिला रहे हैं, तो ये क्वांटिटी हम खुद से जो एक्सपेरिमेंटर है वो चेंज कर सकता है। तो कोई भी चीज़ या कोई भी सिचुएशन जिसको आप चेंज कर सकते हैं उसको वेरिएबल कहा जाता है। तो किसी भी हाइपोथेसिस में जब हम रिसर्च का हाइपोथेसिस बनाते हैं तो उसमें कम से कम 2 वेरिएबल्स का होना ज़रूरी है, ताकि हम किसी एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ रिलेशनशिप स्टडी कर सके। शुरू में आपको याद होगा ना, हमने बात की कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हमने स्टडी करना है। तो हमारा एक वेरिएबल जो है वो हमारा कॉज होता है और दूसरा वेरिएबल जो है वो उसका इफेक्ट होता है। अब हम ये देखते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के लिए हम वेरिएबल्स को क्या नाम देते हैं। तो मेजरली जो 2 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स हैं, इसको उर्दू में मुतगय्यरा या मुतगय्यरात कहते हैं, अगर आप उर्दू में इसका मतलब देखना चाहें कि वो चीज़ जो जिसमें तगय्युर या तब्दीली आ सकती है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को आईवीज भी कहा जाता है, हम शॉर्ट फॉर्म में। ये वो है जिनको एक्सपेरिमेंटर अपने रिसर्च के दौरान मैनिपुलेट करता है। मैनिपुलेट करने का मतलब होता है चेंज करना, वेरी करना, इनकी क्वांटिटी को चेंज करना, इनकी क्वालिटी को चेंज करना, उसको हम मैनिपुलेशन कहते हैं। तो एक्सपेरिमेंटर जो है वो आईवी को चेंज करता है, और उसके करने का मकसद ये होता है कि एक जो वेरिएबल है अगर उसके अंदर फर्क आ रहा है तो दूसरे वेरिएबल के अंदर उसका असर देखने में नजर आता है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वो हैं, वो चीज़ें या सिचुएशंस या इवेंट्स जिनको एक्सपेरिमेंटर इसलिए चेंज कर रहा है ताकि वो उनका रिजल्ट दूसरे वेरिएबल्स पे देख सके। उनको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल या आज़ाद मुतगय्यरात कहते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे जो हमने हाइपोथेसिस ऊपर बनाए थे उसमें जो अनहाइजीनिक फूड है वो आईवी है, क्योंकि अनहाइजीनिक फूड खाने से इंसान बीमार हो सकता है, यानी अनहाइजीनिक फूड चेंज ला रही है हमारे दूसरे हमारी हेल्थ के अंदर और हमें बीमार कर रही है। फिर इसी तरह एक्सपोजर टू सन हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और शॉर्ट ब्रेक्स जो हमने बात की थी कि शॉर्ट ब्रेक्स जो है वो परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करती हैं, उनको हम चेंज करके देख सकते हैं कि क्या परफॉर्मेंस पर फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता, इसलिए वो वेरिएबल हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं क्योंकि हमने उनका इफेक्ट देखना है परफॉर्मेंस के ऊपर। अब दूसरा जो मेन टाइप ऑफ वेरिएबल है जो कि हमारे एक एक्सपेरिमेंट में यूज होता है वो है डिपेंडेंट वेरिएबल, या इन शॉर्ट हम उसको कहते हैं डीवी या ताबे मुतगय्यरा उर्दू में अगर हम बात करें तो। डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, जैसे इनके नाम से पता चल रहा है, या तो उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं या कंटिजेंट होते हैं। कंटिजेंट मीन्स डिपेंडेंट होना। तो ये हमारे आईवीज के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, और जब भी
आईवी को चेंज किया जाएगा तब तब डिपेंडेंट वेरिएबल या डीवी में चेंज आएगा। फॉर एग्जांपल, अब अगर हम यही मिसालें देखें कि जो इलनेस है वो अनहाइजीनिक फूड से आई है। अगर आप अनहाइजीनिक फूड खा रहे हैं, साफ सुथरा खाना खा रहे हैं, तो आप बीमार नहीं हो रहे। लेकिन अगर आपने अनहाइजीनिक फूड खा ली है तो अब उसका इफेक्ट जो है वो डीवी की सूरत में, इलनेस की सूरत में सामने आएगा। बिल्कुल इसी तरह अगर आप डायरेक्ट सन में खड़े हैं तो आपकी स्किन जो है वो बर्न हो सकती है। जो सन है वो आईवी है, और वो किसको इफेक्ट कर रहा है? आपकी स्किन को। यानी आपकी स्किन डीवी है जो डिपेंड कर रही है डायरेक्ट एक्सपोजर टू स्किन पे, टू सन पे। तो इस तरह से जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो है जो कि कॉज कर रहा है इफेक्ट को डीवी के अंदर। डीवी जो है वो चेंज हो रहा है जूं जूं आईवी के अंदर चेंज आ रहा है। तो ये इनका आपस में जो रिलेशनशिप है वो कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप है कि एक वेरिएबल के चेंज होने से दूसरे वेरिएबल के अंदर भी चेंज आ रहा है। तो ये दो मेन टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स हैं जो कि एक्सपेरिमेंटल स्टडी करता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर। लेकिन इसके अलावा एक और टाइप्स के वेरिएबल्स भी होते हैं जो कि आईवीज और डीवीज के अलावा किसी भी एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को ख़राब कर सकते हैं, उसको मुतासिर कर सकते हैं, उसको इफेक्ट कर सकते हैं। अब वो वेरिएबल जो हैं वो इंटरवीनिंग वेरिएबल्स या कंफाउंडिंग वेरिएबल्स कहलाते हैं, या उनको एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स भी कहा जाता है। यानी वो एक्स्ट्रा होते हैं, उनका उसके एक्सपेरिमेंट के अंदर कोई काम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को ख़राब कर रहे हैं। हमने तो ये रिजल्ट देखना था ना कि आईवी के नतीजे में डीवी में क्या चेंज आ रही है, लेकिन जो हमारे ये इंटरवीनिंग या एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स हैं ये भी रिजल्ट के अंदर चेंज ला सकते हैं और हमारे रिजल्ट्स को ख़राब कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमने ये देखा कि तो अगर आपने 2 कप कॉफ़ी स्टूडेंट को पिलाई है और आपने देखा है कि उसकी मैथमेटिकल परफॉर्मेंस बेहतर हो गई है, लेकिन अगर एक कोई स्टूडेंट ऐसा है कि जिसको सर में दर्द है या जिसके पेट में दर्द है और वो फिर उस तरह से मैथ को एफिशिएंटली नहीं कर पा रहा जैसे वो एक रूटीन की कैफियत में या एक नॉर्मल हेल्दी सिचुएशन में कर सकता है, तो वहाँ पे हम ये कहेंगे कि हमारा रिजल्ट जो है वो उसके उस पेट दर्द की वजह से या उसके सर दर्द की वजह से ख़राब हो गया। तो वो जो दर्द हमें नज़र आ रहा है वो इंटरवीनिंग वेरिएबल है, क्योंकि उसने हमारे रिजल्ट को ख़राब कर दिया। हम ये नहीं कह सकते कि चूंकि इसका रिजल्ट ठीक नहीं आया तो इसका मतलब है कि कॉफ़ी पीने से तो मैथ की क्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम ये नहीं कह सकेंगे, क्योंकि हमारे दरमियान इंटरवीनिंग वेरिएबल्स आ गए हैं जिन्होंने आईवी के अलावा हमारे रिजल्ट को इफेक्ट कर दिया। फोर्थ जो स्टेज है एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑफ रिसर्च में वो है एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है कि किसी भी चीज को डिजाइन करना, किसी भी चीज का आउटलाइन बनाना, लेआउट या ब्लूप्रिंट किसी भी एक्सपेरिमेंट का जो है उसको हम एक्सपेरिमेंटल डिजाइन कहते हैं। इसमें एक बड़ी ऑर्गेनाइज्ड और स्टेज वाइज मेथडोलॉजी जो है वो मौजूद होती है कि किस तरह से एक्सपेरिमेंट को हमने परफॉर्म करना है। और ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे किसी भी घर को बनाने से पहले एक आर्किटेक्ट जो है वो किसी घर का मैप या नक्शा बनाता है। बिल्कुल उसी तरह किसी भी एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने से पहले उसकी स्टेज वाइज, स्टेप वाइज मेथडोलॉजी जो है वो प्रिपेयर की जाती है। और डिफरेंट और ये अकॉर्डिंग टू नेचर एंड गोल ऑफ रिसर्च जो है वो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन को सिलेक्ट किया जाता है। डिफरेंट किस्म के एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन यूज़ किए जा सकते हैं। उसमें से कुछ के नाम ये हैं जैसे मैच सब्जेक्ट डिज़ाइन, फैक्टोरियल डिज़ाइन, बिफोर आफ्टर रिसर्च डिज़ाइन एक्सेट्रा। काफ़ी सारे टाइप के होते हैं, इनमें से कोई भी आप आपकी रिसर्च का जो नेचर है या जो गोल है उसके मुताबिक सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सारे काम करने के बाद अगली बारी आती है कि अब आपने जो एक्सपेरिमेंट है वो कंडक्ट किसके ऊपर करना है। आपके पास कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, आप हम पढ़ते हैं ना साइकोलॉजी में, जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर होते हैं। तो आपने सब अब यहाँ पे जो काम करना है वो आपने करना है कि आपने सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है। अब वो सब्जेक्ट है वो आपका एनिमल भी हो सकता है, अगर आपकी रिसर्च एनिमल से रिलेटेड है तो वो कोई एनिमल होगा, अगर आपकी रिसर्च ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड है तो वो कोई ह्यूमन इंडिविजुअल होगा। तो कम से कम एक सब्जेक्ट जो है उसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के लिए। लेकिन जो सब्जेक्ट्स की तादाद है कि वो एक होगा या ज़्यादा होंगे या ग्रुप्स की सूरत में होंगे, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह की रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं, कि आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो किस तरह का है, उससे फिर आपके नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स जो हैं वो डिटरमिन होंगे। तो जो सब्जेक्ट्स हैं उनको हम 2 ग्रुप्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। 2 तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं जो एक्सपेरिमेंट में यूज़ होते हैं।
उन एक को हम एक्सपेरिमेंटल या ट्रीटमेंट ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स कहते हैं, या तजर्बाती आपके जो सब्जेक्ट्स हैं। एक्सपेरिमेंटल या ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि ये वो ग्रुप है सब्जेक्ट्स का जिनके ऊपर आपने आईबीज को एडमिनिस्टर करना है, अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आपने अप्लाई करना है इस ग्रुप के ऊपर। जबकि कंट्रोल ग्रुप वो है जहाँ पे कोई भी आईबी जो है वो आपका एडमिनिस्टर नहीं हो रहा। और जब आप ये वहाँ पे आपने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में आपने आईवी एडमिनिस्टर कर लिया, कंट्रोल ग्रुप में नहीं किया, फिर आप देखेंगे कि इन दोनों के रिजल्ट्स में डिफरेंस क्या है। ये जो डिफरेंस है इन दोनों के रिजल्ट्स में अगर कोई आ रहा है तो वो हमें बताएगा कि ये जो डिफरेंस आया है ये आईवी को एडमिनिस्टर करने से आया है। इसको समझने के लिए हम एक मिसाल देखते हैं कि मिसाल के तौर पे हमारा एक हाइपोथेसिस है कि जो ब्रेक है, शॉर्ट ब्रेक है, वो परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर देती है। अब यहाँ पे हम कुछ सब्जेक्ट लेंगे, कुछ को हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को रखेंगे, कुछ को हम कंट्रोल ग्रुप में रखेंगे। अब क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वालों को हमने ब्रेक दे दी लर्निंग के काम के दौरान, और जो कंट्रोल ग्रुप है उसको हमने कोई ब्रेक नहीं दी। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम रिजल्ट्स को आपस में कंपेयर कर लेंगे। तो अगर हम ये देखें कि अगर रिजल्ट्स जो हैं वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अच्छे हैं और नॉन कंट्रोल ग्रुप के हैं वो रिजल्ट्स उनसे बेहतर नहीं है या उनसे कमतर है या उनकी परफॉर्मेंस पुअर है, तो इसका मतलब है कि हमारा हाइपोथेसिस जो है वो ट्रू हो गया, कंफर्म हो गया कि जो ब्रेक है वो हमारी लर्निंग को इम्प्रूव कर रही है। तो इस तरह से एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट जो है वो काम कर रहे हैं। उसके बाद एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप एक्सपेरिमेंटल मेथड में या किसी भी एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने में देखा जाता है वो है कि ऑपरेटर्स को सिलेक्ट करना, कि आपको कौन सा इक्विपमेंट चाहिए, आपको कौन से इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिनकी बेस पे आपने अपना एक्सपेरिमेंट जो है वो रन करना है। क्योंकि जब आपने अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है कि वो कंफर्म हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है तो उसके लिए जाहिर है आपको किसी ऑपरेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स में डिफरेंट किस्म के ऑपरेटर्स यूज़ किए जाते हैं। मिसाल के तौर पे स्टॉप वॉच हो गई, मेज बॉक्स हो गया, लिस्ट ऑफ नॉनसेंस लेबल्स हो गई, टीएटी की पिक्चर्स हो गई। तो इस तरह के जो डिफरेंट इक्विपमेंट्स हैं ना जो आप साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं उनको हम ऑपरेटर्स कहते हैं। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट जो मरहला आता है वो है कंडीशंस को कंट्रोल करने का। मैंने पहले बात की कि हम जो एक्सपेरिमेंट है वो लैब के अंदर जो है वो कंडक्ट कर रहे होते हैं ताकि जो बाहर की फैक्टर्स हैं वो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स को इफेक्ट ना कर सके। इसके बावजूद समटाइम ऐसा होता है कि कुछ, जैसे हमने पढ़ा था कि कुछ एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स या कुछ कंफाउंडिंग वेरिएबल्स ऐसे होते हैं कि जो कि हमारे रिजल्ट को ख़राब कर सकते हैं। तो उनको भी कंट्रोल करना जो है वो रिसर्चर का काम है ताकि एक्यूरेट रिजल्ट्स हासिल कर सके। आपको याद होगा हमने भी बात की कि एक बच्चा जो है वो या एक स्टूडेंट जो है वो मैथ के क्वेश्चंस कर रहा है लेकिन उसके पेट में दर्द है या उसके सर में दर्द है। अब ये जो पेट का दर्द है या सर का दर्द है ये एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स में आ जाता है और यहाँ पे रिसर्चर का काम है कि फिर वो उस सब्जेक्ट की उस चीज़ को कंट्रोल करे और या प्रॉपर लाइट, टेम्परेचर और ये चीज़ें प्रोवाइड की जाए सब्जेक्ट्स को ताकि इन सिचुएशंस की वजह से या इन कंडीशंस की वजह से जो रिजल्ट्स हैं वो ख़राब ना हो। सबसे आखिर में जब हमने ये सारा काम कर लिया तो फिर बारी आती है रिजल्ट्स की कि फिर आखिरी मरहले में यहाँ पे रिजल्ट्स को कंपाइल किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है और एनालाइज किया जाता है। जो अनऑर्गेनाइज डाटा है वो किसी काम का नहीं होता, इसलिए डिफरेंट किस्म के स्टैटिस्टिकल मेथड्स को यूज़ करके जो है वो रिजल्ट्स को रिपोर्ट किया जाता है। जैसे मयर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यूज़ की जाती है, डिफरेंट किस्म के ग्राफ्स यूज़ किए जाते हैं रिजल्ट्स को शो करने के लिए। इस तरह से डाटा जो है वो रिपोर्ट की रिजल्ट्स जो हैं वो रिपोर्ट किए जाते हैं ताकि आगे आने वाले रिसर्चर इन्हीं कंडीशंस के साथ इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर सके। अब हर मेथड की तरह एक्सपेरिमेंटल मेथड के भी कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहले हम इसके एडवांटेजेस पढ़ेंगे कि इसमें जो एक्सपेरिमेंटर है उसको कंप्लीट कंट्रोल हासिल होता है कंडीशंस के ऊपर, ऑलमोस्ट कंप्लीट कंट्रोल। फिर इसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं क्योंकि आपने जो सिचुएशंस हैं उसको कंट्रोल किया जाता है। फिर ये डिफरेंट किस्म की फील्ड्स में डिफरेंट किस्म के मेथड के साथ कंबाइन करके यूज़ किया जा सकता है। इसमें हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को स्टडी कर रहे हैं और दूसरे मेथड्स के साथ भी इसको हर फील्ड में जो है यूज़ करके हम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर सकते हैं।
और इसके रिजल्ट जो है उनको रिपीट किया जा सकता है, रेप्लिकेट किया जा सकता है अंडर सेम कंडीशंस, वही वाले जो नताइज हैं दोबारा हासिल किए जा सकते हैं। और चूंकि रेप्लिकेट किया जा सकता है तो इसकी बेस पे हम प्रिडिक्शंस भी कर सकते हैं ह्यूमन बिहेवियर के मुताबिक या ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट किस्म के बिहेवियर्स के मुताबिक। ये तो हो गए इसके एडवांटेजेस। इसके साथ साथ इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे मिसाल के तौर पे इस पे आप जो नेचुरल सेटिंग्स हैं उनको आप स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि आपने लैब में काम करना है। फिर ये है कि इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम और महारत और जो है वो पैसा चाहिए होता है। फिर सम टाइम फिनोमिना की जो एक्चुअल एक्सप्लेनेशन है वो हमें नहीं मिल सकती, क्योंकि हम लैब में आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट के अंदर एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कर सकते हैं। फिर वेरिएबल कंट्रोल में कुछ एथिकल प्रॉब्लम्स भी देखने में आते हैं, जो कि इसकी एक लिमिटेशन है। फिर समटाइम ये होता है कि एक्सटेनियस वेरिएबल्स को आप पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाते, तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन या इसके डिसएडवांटेज में आ जाता है। और उसके बाद ये है कि आप जो ह्यूमन रिस्पॉन्सेज हैं ना उनको मेजर करना मुश्किल है, क्योंकि ह्यूमन जो है वो किसी भी वक्त एक अनप्रिडिक्टेबल सी चीज़ है, तो किसी भी वक्त उसका रिस्पॉन्स जो है वो चेंज हो सकता है, इसलिए इनको मेजर करना डिफिकल्ट होता है। ये था हमारा एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑफ रिसर्च इन साइकोलॉजी या नफ्सियाती तहकीक का तजर्बाती तरीका। उम्मीद है कि आपको इससे मदद मिलेगी। इफ़ सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।